और इसका जो टॉपिक था दिस वाज ऑन जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी. तो वी शैल डिस्कस all such topic whatever in your question or beyond the question. All such topic we shall cover one by one. We have lots of time. तो सारे टॉपिक पर डिस्कस होगी, be it part of your test or beyond the test, so that you will be able to write the answer upon that. The origin of Earth, physical condition of Earth, continental drift, isostasy, plate tectonic, mountain building, and so on. So these are the topic, and you supposed to cover this before the test. आते हैं अब कि देखो जो ये पूरा टेस्ट हुआ, यू नो वेरी वेल, दैट वाज बेस्ड ऑन द अर्लियर मॉडल. और इसमें आपके जो क्वेश्चंस आए वो टोटल 20 क्वेश्चंस ओडिया एंड इंग्लिश में थे. 1 and 5 वर कंपल्सरी. एंड यू नो द पैटर्न ऑफ ओसीएस हैव चेंज. ओपीएससी ने अपने पैटर्न को चेंज किया है. अब वो लॉन्ग और शॉर्ट में जा रहा है जैसा यूपीएससी पूछता है. लेकिन ये हम लोगों ने पुराने टेस्ट पर कंडक्ट किया है. नेक्स्ट टेस्ट विल बी ऑन द सेम पैटर्न. बट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट कि व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन आवर एग्जामिनेशन. आपके एग्जाम पे इससे कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा. रीजन बीइंग कि यू आर प्रिपेयरिंग द टॉपिक. आप टॉपिक को कवर कर रहे हो और यू आर राइटिंग अबाउट द टॉपिक, इवन नोइंग द फैक्ट्स, नोइंग द कॉन्सेप्ट. तो इस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है. और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन वट एवर इज बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. तो दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस टेस्ट. जितना अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करोगे उतने अच्छे आपके जो मार्क्स हैं वो दिखाई पड़ेंगे फाइनल एग्जाम में. तो कीप इन माइंड कि वट एवर द टाइप ऑफ क्वेश्चन, नीड नॉट टू वरी, वी शैल कवर द टॉपिक एज पर द डिमांड. अब आते हैं हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे. एंड वी हैव लिमिटेड टाइम, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कवर ऑल सच टॉपिक इन डेप्थ. तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक को वन बाय वन कवर करेंगे. और जहाँ भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जहाँ भी चीज़ें आ रही हैं, वी शैल ट्राई टू सॉल्व ऑल सच पॉइंट्स. तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से. यू नो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट कॉन्सेप्चुअल कि एनालाइज द डिफरेंसेस इन मॉडल ऑफ स्लोप इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय डेविस एंड पेंक. अब ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड दिस हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम. बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है. डेविस और पेंक के जो ओपिनियन रहे स्लोप के ऊपर, उसमें आप डिफरेंशिएट करो. बताइए उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं. So let us first understand the theory of Davis and Penck and thereafter we shall cover this question. Questions को कई तरीके से लिखा जा सकता है, but the crux is that you must write the core points, core key points in your answer. तभी आपका क्वेश्चन आंसर वैलिड होगा. तो देखो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक रिवाइज करने की जरूरत है. डेविस और पेंक पे एक क्वेश्चन तो जरूर होगा. दैट इज वेरी वीवीआई टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नॉट इवन अ सिंगल ईयर यू शुड एक्सपेक्ट क्वेश्चंस अवॉइडिंग डेविस और पेंक विल कम इन योर एग्जामिनेशन. ऐसा कोई साल नहीं होगा जब डेविस और पेंक पे क्वेश्चन नहीं बने. तो मस्ट कीप इन माइंड कि डेविस एंड पेंक आर द थिंकर दैट मस्ट बी कवर्ड प्रॉपरली बाय द स्टूडेंट. और आमतौर पे देखो क्या होता है कि डेविस और पेंक के जो ओवरऑल थ्योरी है, थ्योरी पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं. और जो हमारा साइकिल ऑफ इरोजन है, तो मेन थ्योरी दोनों का यही है, साइकिल ऑफ इरोजन, साइकिल ऑफ इरोजन. तो लेट अस अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ बोथ स्कॉलर. कि देखो हुआ ये कि इट वाज अमेरिकन स्कॉलर डेविस. Davis was American scholar and it was the early 19th century. Davis came forward and he expressed that cycle of erosion is kind of like cycle of humans, means this passes through youthful stage, mature state and finally terminate at the ओल्ड स्टेज. और इस तरह से सबसे पहले क्या होता है, तो यहाँ पे एक पिक्चर भी है एंड आई विल ड्रॉ दिस पिक्चर अगेन हियर टू एक्सप्लेन यू व्हाट डेविस सेड. तो डेविस ने कहा कि भैया देखो ऐसा होता है कि सबसे पहले ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस
जब हमारे लैंड स्टेबल नहीं होते हैं तो अंदर से जब फोर्स आता है तो एट वेरी फर्स्ट व्हाट हैपेंस, सडनली लैंड फॉर्म दिस वे इवॉल्व, बहुत बड़ा लैंड फॉर्म का इवोल्यूशन हो जाता है लाइक हिमालय इवॉल्व। अब इसके इवोल्यूशन के बाद दिस अपलिफ्टेड पार्ट रिमेन स्टेबल। अब इसके बाद ये हमेशा स्टेबल रहता है, नो अपलिफ्टमेंट कंटिन्यू हियर। जैसे ये बनता है उसके बाद क्या हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक बैरियर क्रिएट होते हैं, दिस स्टार्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग द विंड। और विंड जैसे ही ऑब्स्ट्रक्ट होगा, यू नो वेरी वेल, दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द रिवर। अब रिवर का फॉर्मेशन होगा एंड रिवर में स्टार्ट डाउन कटिंग इरोजन ऑफ दिस माउंटेन। तो इस तरीके से इसने कहा कि पहले क्या होगा, तो लैंड फॉर्म का इस तरह से इवोल्यूशन होगा under the influence of endogenic forces, and thereafter the cycle of erosion begins। तो साइकिल ऑफ इरोजन इसके बाद शुरू होता है। दिस पासेस थ्रू थ्री डिफाइंड स्टेजेस, दैट इज यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेजेस। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग very youthful stage what happens, तो रिवर स्ट्रीम becomes so strong, करंट बहुत तेज होता है, रीजन बीइंग कि माउंटेन्स आर सो एलिवेटेड। जब यहाँ से वाटर नीचे उतरता है तो व्हाट इट डज, दिस स्टार्ट कटिंग डाउन द माउंटेन एट वेरी हाई स्पीड। तो जब ये यूथफुल स्टेज में होता है बहुत तेज डाउन कटिंग होती है और यहाँ पर वी शेप्ड वैली बनने लगते हैं, डीप वैली का फॉर्मेशन दिखाई पड़ने लगता है। ओवर द टाइम व्हाट हैपेंस, स्लोप गेट्स इरोडेड। धीरे धीरे देखो तो आप, स्लोप क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है। एट दिस पॉइंट दैट इज मैच्योर, तो एट मैच्योर पॉइंट व्हाट हैपेंस, मैच्योर पॉइंट ऑफ स्टेज, दिस वैली स्टार्ट वाइडनिंग। तो दूसरे स्टेज में जो हमारे डेविस साहब हैं ये कहते हैं कि भाई वैली का वाइडनिंग स्टार्ट होता है एंड दिस वे क्वाइट वाइड एंड ओपन वैली केम कम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज द आइडिया ऑफ द डेविस। एट लास्ट, अब दूसरे स्टेज में वाइडनिंग हुई, लास्ट के स्टेज में क्या होगा कि स्लोप, suppose slope is no longer able to maintain their height under the influence of this इरोजन। तो अब स्लोप पूरी तरह से खत्म हो जाता है और लास्ट स्टेज में, दैट इज द फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, द टर्मिनल और द अल्टीमेट वैली appear, that is totally flat valley this way, and here deposit material found। तो this way डेविस से कि that different stages of the erosion produces different type of slope during very youthful stage, deep a valley forms, thereafter widening of a valley carry out, and finally with deposition of sediment the size of valley changes and this become a flat sloped valley, बहुत धीमे ढाल वाला वैली बनेगा। पेंक वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द ओपिनियन ऑफ डेविस। पेंक ने कहा कि भैया आप गलत बोल रहे हो। पेंक वॉज जर्मन स्कॉलर एंड ही अटेम्प्टेड नॉट ओनली टू क्रिटिसाइज द ओपिनियन ऑफ डेविस बट ऑल्सो उन्होंने चाहा कि हम एक ऐसा थॉट लेके सामने आए जिस पर एक यूनानिमिटी हो और जो हमारे ऑन गोइंग एविडेंसेस हैं उनके बेस पे चले। तो पेंक साहब आते हैं और वो कहते हैं कि देखो डेविस, ऐसा है कि अपलिफ्टमेंट इज नॉट अ सडन or once in a lifetime type of process. Sudden upliftment of landform is a kind of hypothesis that must not found in our real world। हमारे वर्ल्ड में ये नहीं मिलता है। तो रियलिटी क्या है? As per the Planck, the upliftment and the erosion are ongoing process, simultaneous process. On one hand, upliftment continue, on other hand, the erosion of landform goes on। ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं। तो दिस वाज द ओपिनियन ऑफ पेंक रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, द साइकिल टाइप ऑफ द लैंडफॉर्म। उन्होंने, जो पेंक था, इनकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ही क्रिटिसाइजेस द आइडिया ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो
इरोजन में अपलिफ्टमेंट टेक प्लेस एट डिफरेंट प्लेस, इरोजन हैपेंस एट डिफरेंट प्लेस, डिपोजिशन कैरी आउट एट डिफरेंट प्लेस। हर जगह अलग अलग चीजें दिखाई पड़ती हैं। आप खुद भी देखो कि हिमालयन रीजन में हमारा अपलिफ्टमेंट हो रहा है, जो हमारा डिपोजिशन सेडिमेंटेशन हो रहा है दैट इज ओवर द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो बहुत चेंजेस दिखते हैं। पेंक इसी बात को कह रहे हैं और वो कहते हैं कि द अपलिफ्टमेंट and the erosion are continuous process and that are outcome of the endogenic and एक्सोजेनिक फोर्सेस, मतलब कुछ फोर्सेस नीचे से आ रही है, कुछ फोर्सेस ऊपर से काम कर रही हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस कॉजेज अपलिफ्टमेंट एंड दैट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, वाइल एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजेज इरोजन, और एक्सोजेनिक फोर्सेस से ही हम देखते हैं डाउन कटिंग स्टार्ट होती है। अब देखो पेंक क्या कहते हैं। पेंक की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर समझने वाली बात है। जैसे ये चीजें समझ में आ जाएंगी, यू विल एबल टू राइट द आंसर। आई विल शो यू द पार्ट ऑफ दिस आंसर कि कैसे इसको लिखना है। तो लेट मी ओपन दिस। क्या पेंक क्या कह रहे हैं कि देखो ये है डेविस का, पहले हम लोग आएंगे डेविस के मॉडल पे। अब पेंक कह रहे हैं कि देखो होता ये है कि जब कभी कहीं पर माउंटेन का फॉर्मेशन दिस वे हुआ, तो माउंटेन के फॉर्मेशन के साथ ही हम देखते हैं कि रिवर्स स्टार्ट्स फ्लोइंग, रिवर यहाँ पे चलने लगता है कुछ इस तरह से। रिवर का फ्लो भी स्टार्ट हो जाता है। यू नो वेरी वेल कि अपलिफ्टमेंट कॉजेस द हिंडरेंस बिफोर द ब्लोइंग विंड, जो भी विंड आ रही है उसके अगेंस्ट में ये हिंडरेंस क्रिएट करेगा अपलिफ्टमेंट, एंड द रिजल्टेंट द फेनोमेना विल बी द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। तो यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा एंड दिस वे क्लाउड यील्ड रेनफॉल ओवर दिस पार्ट ऑफ लैंड। तो यहाँ धीरे धीरे वर्षा होगी और वर्षा के कारण ही हम देखेंगे कि यहाँ पर रिवर का फॉर्मेशन हो गया। अब पेंग कहता है कि देखो ऐसी कहानी बनती है यहाँ पर कि आपका जो स्लोप होता है वो इनिशियल स्टेज में बिल्कुल स्टिप बनेगा। मींस व्हाट डेविस से एक्सेप्टेड बाय द पेंक, ये इस तरह से एकदम स्टिप स्लोप बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहां पर वैली और जो रिवर है इसके बीच में कोई गैप नहीं होगा, दोनों तरफ ये माउंटेन का एलिवेशन दिखाई पड़ेगा। ओवर द टाइम व्हाट वुड बी आउटकम, धीरे धीरे वाइडनिंग ऑफ दैट स्लोप, और इस समय जो बन रहा है दैट विल बी क्वाइट स्टिप स्लोप, क्वाइट स्टिप स्लोप, और द एग्जैक्ट टर्म इज कॉन्वेक्स स्लोप, कुछ ऐसा वाला स्लोप ये बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्टिप स्लोप आया शुरू में। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि देखो इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे यहां पर और साइड कटिंग स्टार्ट होगी, डेब्रिस मलबा वगैरह आता जाएगा एंड दिस वैली में ट्रांसफॉर्म इनटू अ वाइडर वैली। जब यही वाइड बन जाएगा तो सेकेंड स्टेज आ जाएगा दैट विल बी द स्ट्रेट टाइप ऑफ वैली, ये स्ट्रेट वैली में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगेन थोड़ा और आगे होगा, चीजें और बढ़ेगी, तो दिस विल बी अ फ्लैट दिस टाइप ऑफ वैली ड्यू टू सेडिमेंटेशन, ड्यू टू साइड कटिंग। तो एज पर द पैंक फाइनल स्टेज comes when the shape of valley turns into this shape। तो इस तरह से इनके जो ओपिनियन थे उनमें ये हो रहा है कि पहले स्टिप स्लोप बना, फिर वो स्लोप जो वैली है वो धीरे धीरे वाइड होती चली गई, इस तरह से सेडिमेंट वगैरह यहाँ पे गिरते चले गए, और एट लास्ट अ वेरी वाइड ओपन वैली कम इनटू एग्जिस्टेंस एट द सेम प्लेस, एट द सेम प्लेस। और इसका जो हम डेविस का देख रहे थे, डेविस कह रहा था नहीं अलग अलग जगहों पे बनेगा। तो इस तरह से दोनों के ओपिनियन हमको कुछ मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं, बस उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब आओ, अब आते हैं कि भाई इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। और वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू द आइडिया ऑफ पेंक, कि पेंक कहता है कि देखो इरोजन, इरोजन एंड साइकिल ऑफ इरोजन इज काइंड ऑफ मिसलीडिंग फैक्ट। ये कोई सही बात नहीं है, ऐसा साइकिल होता नहीं है। होता यह है कि शुरू में ऐसे अपलिफ्टमेंट होता है, बहुत ऊंचा एक माउंटेन का क्रिएशन होता है, और उसके बाद जैसे ही क्रिएशन हो गया उसके साथ ही जब वो क्लाइमेक्स तक पहुंचेगा इरोजन स्टार्ट होते हैं, और पहले स्टेज में इरोजन बहुत तेज होता है, धीरे धीरे जो हमारा अपलिफ्टमेंट है उससे ज्यादा तेज इरोजन हो जाता है। फाइनली इरोजन
इतना तेज होता है कि पूरे माउंटेन को वो खत्म कर देता है, और एक लास्ट जो लैंड फॉर्म दिखाई पड़ेगा, दिस विल बी इंट्रम्फ। तो टेक्निकली दोनों अपनी अपनी जगहों पर सही हैं। जहां तक डेविस का रहा, तो डेविस प्रेजेंटेड अ वेरी सिंप्लीफाइड आइडिया, बिल्कुल सरल सा उन्होंने दिया है, दैट मस्ट नॉट बी कंसिडर रिलीवेंट nowadays. But as far as idea of Penck is concerned, so that is more relevant than Davis. अब आओ इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद, हाउ shall we अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैसे हम लोग इसको लिखेंगे? तो यहाँ पर एनालाइज द डिफरेंस इन मॉडल ऑफ स्लोप इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय द डेविस एंड पेंक। तो यू नो वेरी वेल, आंसर writing involves at least three stages, three डायमेंशंस। तीन स्टेज में तो आपको जाना ही पड़ेगा। वेरी फर्स्ट यू शुड राइट एन इंट्रोडक्शन, एक इंट्रो में चलेंगे, और इंट्रो में यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा अबाउट डेविस एंड पेंक एंड स्लोप डेवलपमेंट। तो ऐसे भी इसको स्टार्ट कर सकते हो कि स्लोप डेवलपमेंट हैज बिन द इंटरेस्ट ऑफ ए स्कॉलर सिंस एंशियंट। तो स्लोप डेवलपमेंट ऐसे लिख सकते हैं, स्लोप डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ इरोजन हैज बिन द सेंट्रल ऑफ हैज बिन द सेंट्रल ऑफ द द जियोग्राफर अमेरिकन स्कॉलर। अब यहां से ये पॉइंट उठा लेंगे, अमेरिकन स्कॉलर डेविस, विलियम मॉरिस डेविस इज वाज अमेरिकन स्कॉलर डेविस presented the cycle of erosion and attempted to solve the development process, attempted to explain the development process, while Penck, criticizing Davis, attempted to offer more detail about slope. तो यहां से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, वी मे राइट जस्ट अबाउट 20 to 25 वर्ड्स इंक्लूडिंग विद दीज फैक्ट कि अमेरिकन प्रपोज सिक्वेंशियल एंड साइक्लिक मॉडल, यूथफुल मैच्योरिटी, एडवोकेट फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया। देयर आफ्टर ड्रॉ दिस टाइप ऑफ डायग्राम। ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। देखो, दिस इज द बेसिक डायग्राम। अगर आप इसको रखते हो, एंड हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम, तो बड़े आसानी से, कम ऊपर वाला ही बना सकते हो, बहुत आसान है। यहाँ पे आप एक जीरो का केव खींचो, जीरो का एक एक्सिस खींचो, एक लोअर कर्व इस तरह से बना लो, और एक अपर कर्व इस तरह से बना लो, एकदम आसान है। और फिर दूसरे कलर से, या यहीं पे इसी कलर से अगर ड्रॉ करें, तो दैट इज द आइडिया ऑफ डेविस, अपलिफ्टमेंट। और इस तरह से बस ड्रॉ करते चले जाना है, इसके बीच में रफ एक आइडिया आपको दे देना है, दैट इज प्राइमरी स्टेज, यूथफुल स्टेज, दैट इज प्राइमरी, अपलिफ्टमेंट स्टेज, मैच्योर स्टेज, एंड फाइनली द ओल्ड स्टेज। और दूसरे डायग्राम में आइडिया ऑफ डेविस। तो इस तरह से एक डेविस का बना लो, एक पेंक का यहां पे कुछ उसी तरह से बना के दे देना है। तो इस तरह से हम लोग पेंक का एक आइडिया ड्रॉ कर सकते हैं, घर पे इसको प्रैक्टिस कर लेना है, और बॉक्स में इसको डाल देना है आफ्टर एन इंट्रोडक्शन। अब आओ एक सेपरेट हेडिंग बनाएंगे, स्लोप, स्लोप डेवलपमेंट, और या फिर वहीं से ले लो डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द आइडिया ऑफ डेविस एंड पेंक। और फिर सारी कहानियों को अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखना है? तो सबसे पहले डेविस के बारे में लिखेंगे कि एज पर डेविस, स्लोप इज द आउटकम ऑफ द स्टेजेस ऑफ द रिवर ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज, मतलब अपर कॉन्वेक्स कीव develops under the influence of very fast moving rivers। बहुत तेज रिवर क्या करती है? तो इस तरह से डीप केव का फॉर्मेशन करती है, दैट इज कॉन्वेक्स केव। यहां पर विथ वेरी स्टीप स्लोप, यहां पर स्टीप स्लोप के साथ स्लोप का फॉर्मेशन होता है। फिर दूसरे पॉइंट में बना लेना, इसी को कंटिन्यू करना है। मिडिल में
स्ट्रेट स्लोप आते चला जाता है, जो स्लोप होते हैं उसमें ज्यादा हम लोग देखते हैं वाइडनिंग वगैरह शुरू हुई, और ये एंड लास्ट कनकेव। अब इसमें ये बातें हाईलाइट करनी पड़ेगी नेक्स्ट पार्ट में कि पिंक क्रिटिसाइजेस द आइडिया ऑफ डेविस एंड ही से कि भाई स्लोप डेवलपमेंट इज आउटकम ऑफ एंडोजेनिक एक्सोजेनिक प्रोसेस एंड दिस वे स्ट्रेट कनकेव come into existence over the time at the same place of एट द सेम प्लेस। तो इस तरह से इन चीजों को यहाँ पे रखना है। डायग्राम आपको दोनों देने हैं, ये डायग्राम भी देना है, ये डायग्राम भी देना है, एंड देयर आफ्टर यू शुड राइट एप्लीकेशंस। और भी चीजें हैं, एजम्पशन स्टेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म इसकी बातें थी, एंड ऑफ इवोल्यूशन में इंटरप्ट बचेगा उनके लिए प्राइमर रंप है, रोल ऑफ इरोजन उनका, ये बातें लिखनी है। उसके बाद दोनों को क्रिटिसिज्म करना है कि भाई डेविस की जो आइडिया थी वो बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड थी, जबकि हमारे पेंक का जो हम देखते हैं ओपिनियन दैट इज मोर रियलिस्टिक, मोर फैक्चुअल। तो दिस वे यू शुड ऐड दीज पॉइंट व्हाइल डीलिंग विद क्वेश्चन, सबको छोटा कर देना है और इस पे आ जाना है, ठीक है। कुछ लोग इसको सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। आज कोई स्टूडेंट नहीं है, सो दैट आई एम नॉट एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द इंडिविजुअल कंसर्न हियर। अगर सबका इंडिविजुअल कंसर्न भी यहाँ पे आता तो दैट विल बी मोर बेटर। हम लोग इसको और भी डिस्कस करेंगे। जब आप इस वीडियो को देखो और लगे कि आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट, तो बाद में भी पूछ लेना। हर एक क्वेश्चन पे ये बात आपके लिए अवेलेबल होगी। यू विल अलाउ, you are very much allow free to discuss with me. We shall discuss all such things one by one. Now come to the next topic, that is jet stream. So jet stream play a significant role influencing the weather condition across the world. Discuss about jet stream with a special reference to weather in India. अब देखो ये क्या कह रहा है, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, यू नो वेरी वेल अबाउट द जेट स्ट्रीम। व्हाट इज जेट स्ट्रीम? तो जेट स्ट्रीम आर काइंड ऑफ द सिस्टम ऑफ विंड, ऐसे स्ट्रॉन्ग विंड हैं जो हमें 10 टू 14 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से ये रोशनी वेव में चलते रहते हैं। आई एम शोइंग द पिक्चर्स here. These are the band of jet stream. What happens, you know very well, during Second World War, when Japan bombarded over the Pearl Harbor. In turn, America started bombarding the Japanese island, and they discovered this strong moving wind, upper atmospheric wind, and they later renamed it जेट स्ट्रीम। अब इसको जेट स्ट्रीम कहा गया। अब देखो जेट स्ट्रीम के साथ सबने पढ़ा होगा कि वी वर नोन अबाउट टू टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम। द फर्स्ट वाज पोलर फ्रंट जेट एंड सेकेंड वाज STWJ, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज। इसके बाद भी जब एक्सपेरिमेंट हुए, एक्सप्लोरेशन हुए, तो वी केम टू नो कि भाई सब मोर जेट स्ट्रीम आर देयर। बाद में जैसे हम देखते हैं इंडिया में हमारा जो ईस्टर्ली जेट है वो है, और सोमाली जेट है। तो इस क्वेश्चन में इसी बात को कहा गया है कि ऐसे जो जेट विंड्स हैं इनका क्या रोल रहता है खासकर इंडिया के वेदर कंडीशंस में। तो क्वेश्चंस, फर्स्ट यू नीड टू राइट एंड इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। तो यहां लिखना है बस सीधा सीधा अबाउट जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम एंड इंडियन मॉनसून। तो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इंडियन वेदर। एक आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को, तो यू सेल राइट कि जेट स्ट्रीम आर अपर एटमोस्फेरिक स्ट्रॉन्ग moving wind that discovered during Second World War. The influence of such a jet wind on Indian weather and meteorological condition are determinantal. During winter season, such jet wind uh, affects India, brings rainfall, while during summer season, this causes arrival of monsoon. और इतने वर्ड्स के साथ यू said क्लोज दिस इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में क्या करना है? तो देखो व्हाट आई सेड कि इंट्रोडक्शन मस्ट नॉट बी ऑन योर स्टेटमेंट बेस। केवल यहां पे वर्ड्स नहीं देना है, वर्ड्स के साथ हमें और भी कुछ ऐड करना है, दैट इज डायग्राम एंड डायग्राम
एंड अदर इंग्रेडिएंट। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, जैसे इंट्रोडक्शन लिखा उसके बाद आ जाओ, इसका एक डायग्राम जेट स्ट्रीम का रफली ये वाला जो अर्थ का डायग्राम है कुछ इस तरह से बना दो यहाँ पे, कि भाई इस तरह से दो जेट स्ट्रीम, एक इधर है और एक इसके नीचे चल रहा है। तो इन दोनों चीजों को आप यहाँ पे ड्रॉ करो। इस एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का जितना आप काम करोगे दैट विल बी योर एक्स्ट्रा मार्क्स। और पी एफ जे, polar front J, that is known to everyone, need not to explain this. Again, subtropical westerly jet, PFJ subtropical westerly jet। अब ये सारी बातें एक तरफ लिखा, दूसरी तरफ एक और बॉक्स बना सकते हैं हम लोग, वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर। छोटा सा फीचर यहाँ पे दे सकते हैं, वो क्या है? तो स्पीड, इसकी स्पीड कितनी होती है? अप टू 200 किलोमीटर, कुछ ऐसा यहां पे दे सकते हैं। अगेन सिप, रॉसवी वेव, रॉसवी वेव। अगेन स्विफ्ट, शिफ्ट्स मतलब सन के साथ ये शिफ्ट करता है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस। तो इस तरह से एक छोटा सा यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऐड करेंगे सो दैट वी मे एक्सप्लेन ऑल सच थिंग्स क्लियरली इन शॉर्ट, क्योंकि 10 नंबर का है, ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कि डिस्कस अबाउट द जेट स्ट्रीम। जो हमारा मेन बॉडी होगा इस डायग्राम के बाद स्टार्ट होगा, या तो यहीं तक रखो, ज्यादा लेंदी नहीं बनाने के लिए इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 3-4 पॉइंट लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम लोग चलते हैं जेट स्ट्रीम के जो वेदर कंडीशंस है उस पर बात करें कि अबाउट जेट स्ट्रीम, अबाउट जेट एंड देयर इम्पैक्ट एंड देयर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस। ऐसा एक हेडिंग बना लेंगे, सीधा सीधा हेडिंग। एंड नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम। तो आओ क्या लिखना है हमको पहले समझ लेते हैं। तो ये डायग्राम भी बना सकते हो, वो ऊपर वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, बोथ यू मे ड्रॉ विथ रिस्पेक्ट टू दिस आंसर। अब आते हैं हम लोग जेट स्ट्रीम के फीचर्स को बताने के साथ ही अब वन बाय वन जेट स्ट्रीम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यू शुड एक्सप्लेन ऐसे अबाउट जेट स्ट्रीम। तो सीधा सीधा बता सकते हो। देखो इसको लिखने का दो तरीका हो सकता है। पहला एक तरीका ऐसा हो सकता है कि आप पहले बता दो अबाउट जेट और दूसरे हेडिंग में लेके आओ द इन्फ्लुएंस ऑफ जेट या इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन इंडियन मॉनसून। दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो ऐसे वाले में चलो या फिर ऐसे जो मैं बता रहा हूं उसमें चलो। तो अबाउट जेट एंड देयर इन्फ्लुएंस ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अबाउट जेट एंड देयर इन्फ्लुएंस चलते हैं, ये तरीका भी सही है, बट दिस विल बी मोर इजी टू इम्प्रेस योर एग्जामिनर। तो आते हैं, सबसे पहले हम बताएंगे किसको? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को, STWJ को। अब सबने पढ़ रखा होगा कि STWJ कहाँ मिलता है? दैट इज बिटवीन 25 to 35 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 25 to 35 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर एट द हाइट ऑफ 12 to 14 किलोमीटर, 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये मिलता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन में 30 to 35 है, 20 to 35 भी मोटा मोटा लिख सकते हैं इसको। अब आओ इसका डायरेक्शन वगैरह क्या है? तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होता है। अब इसका इन्फ्लुएंस अगर हम देखें, इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन मॉनसून, इंडियन वेदर पैटर्न, तो इसका इन्फ्लुएंस हमको विंटर में भी दिखता है और समर में भी दिखता है। अगर हम देखें विंटर, तो विंटर में इसका क्या इन्फ्लुएंस है वो देखो। तो दिस ब्रिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यहां मेडिटेरेनियन सी में जो भी हमारा फॉर्मेशन होता है साइक्लोन का, तो यही हमारा पूरा जो सिस्टम ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जेट है दैट ब्रिंग्स दिस वे, ये पूरा का पूरा लेके आता है हमारे पास क्या? तो साइक्लोन का एक पूरा सही सिस्टम लेके आता है, एंड दिस सिस्टम प्रोड्यूसेस इमेंस अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओवर द पार्ट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारा पानी यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया में होता है, दैट इज पॉपुलरली कॉल्ड
इसी को पॉपुलरली कहा जाता है महावट इन राजस्थान। और सच अ रेनफॉल कॉजेस, अब इस रेनफॉल से देखते हैं हम कि क्या हो रहा है। तो आवर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग विथ राजस्थान, पंजाब, इवन some part of western Uttar Pradesh receives a rainfall, and such a rainfall is quite beneficial for our रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। ऑल्दो दिस लोअर्स द टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर कंडीशन, हालांकि टेम्परेचर भी ये कम करता है, दैट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट। अब समर में इसका कोई इम्पैक्ट है क्या इन समर सीजन? तो देखो समर में ये क्या करता है, यूजुअली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ड्यूरिंग समर, सबने पर रखा होगा इसको, सबने पर रखा होगा इसको, कि ड्यूरिंग समर सीजन व्हाट इज इंटरेस्टिंग हियर, तो दिस शिफ्ट नॉर्थ टू दिस प्लेटू ऑफ तिब्बत, प्लेटू ऑफ तिब्बत के नॉर्थ में ये शिफ्ट कर जाता है ड्यूरिंग समर, दैट इज द समर पोजीशन ऑफ STWJ। सम टाइम दैट इज एक्सेप्शन, जब कभी और चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर में, तो द साउदर्न ब्रांच ऑफ STWJ ओकेजनली री एस्टैब्लिशेस, ये दोबारा एस्टैब्लिश होता है। और यहां हम देखते हैं कि इससे हमारा जो ऑन गोइंग मॉनसून और वेदर पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इसी को कहा जाता है ब्रेक इन मॉनसून, ब्रेक इन मॉनसून। तो समटाइम व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग समर सीजन, whenever the southern branch of STWJ establishes, it causes, it interrupts monsoon, and this way we witnesses the drought, famine like conditions। तो ये तीनों पॉइंट अब इसके साथ हमको STWJ के साथ लिख देने हैं। STWJ, तो STWJ are the jet stream found above 20 to 35 degree north latitude, uh, blowing west to east direction, and that influences weather this way। और पहला विंटर सीजन, तो दिस bring western disturbance and causes rainfall over western India। इन समर सीजन, अब समर के बारे में थोड़ा लिख देंगे और वहां बता देना है कि भाई समर में हमारा ये प्रॉब्लमेटिक है, दिस कॉजेस ड्रॉट वेन एवर द साउदर्न ब्रांचेस एस्टेब्लिशेस रिजल्ट्स इनटू ब्रेक इन मॉनसून। और इस तरह से इसकी कहानी को खत्म करेंगे। पहला जेट, दूसरे जेट पे चलेंगे। अब द सेकेंड जेट इज हियर, दैट इज पोलर फ्रंट जेट। अब एज फार एज पोलर फ्रंट जेट इज कंसर्न, तो पोलर फ्रंट जेट फाउंड एबव 55 to 65 डिग्री नॉर्थ एट द साउथ, यहां पे ये मिलता है। अब देखो इसके साथ क्या है, तो दैट इज अगेन अ परमानेंट टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन ऑफ दीज जेट स्ट्रीम, और दिस does not influences Indian monsoon as influenced by the subtropical westerly और ईस्टर्ली जेट। तो ये क्या करता है, तो आमतौर पे अगर हम इसको देखें तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अगर ये हमारे साउदर्न हेमिस्फेयर में कभी स्ट्रांग हो गया ड्यूरिंग समर सीजन, अगर ये समर में स्ट्रांग हो गया, तो दिस पुशेस अदर सिल नॉर्थवर्ड, एंड दिस वे स्ट्रांग मॉनसून हैपेंस। तो मॉनसून क्या होता है, ये जब समर में इस साउदर्न हेमिस्फेयर में स्ट्रांग होगा, तो सारे सेल को ये नॉर्थवर्ड सपोर्ट करेगा, नॉर्थवर्ड सबको पुश करेगा, जिससे इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा पोल के अराउंड, ये तो नॉर्थ का दिखा रहा है, लेकिन साउथ में भी ऐसे ही ये चलता है, जिससे हमारे यहाँ मानसून अच्छा होता है। लेकिन अगर कभी ये साउथ वाला वीक हो और नॉर्थ वाला स्ट्रांग हो गया, तो उससे हमारे यहाँ पर जो मॉनसून है वो
कमजोर हो जाता है। रीजन भी कि मॉनसून विंड और शिफ्ट ऑफ आईटीसीजे जेड इज बीइंग चैलेंज्ड, ये पूरे आईटीसी जेड को डिस्टर्ब कर देता है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ पीएफजे इज मिक्स, इसको भी ऐसे बता सकते हैं इन शॉर्ट। अब अगला जो जेट है हमारा वो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। तो यू नो वेरी वेल ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट इज द टेम्पररी जेट। अब यही डायग्राम मैं सबको सजेस्ट कर रहा था कि आप इसको बनाओ, दैट इज द डायग्राम रिवील्स द मैकेनिज्म ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्या क्या बना रहे हैं हम, तो देखो दैट इज क्यूनलुन माउंटेन, क्यूनलुन माउंटेन। इसके बाद यहाँ पे क्या बना रहे हैं, तो दैट इज हिमालय, हिमालयास। इसके बाद ये जो हमारा है दैट इज ग्रेट प्लेन, और ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया, और यहां पर हमारा है इंडियन ओशियन, ओशियन। और लास्ट जो पॉइंट लेंगे हम लोग दैट इज मास्कारने कोस्ट। अब देखो यहां पे हमने देखा कि ड्यूरिंग समर सीजन व्हाट इज इंटरेस्टिंग हियर, तो आवर प्लेटू ऑफ तिब्बत प्रोड्यूसेस इमेंस अमाउंट ऑफ water vapor, immense amount of air. The warm air rises upward under the influence of direct solar light, solar insolation, और this converts into this way easterly jet system। यही है easterly jet। अब polar easterly jet फाइनली सिंक ओवर द मिसकारने कोस्ट, मिसकारने कोस्ट पर ये सिंक होने लगता है। तो दैट इज द जेट आउटकम ऑफ द डिफरेंशियल टेम्परेचर, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर एज वेल। तो यहाँ से ये बनता है एंड दैट कवर्स 5 डिग्री टू 20 डिग्री। 5 डिग्री मतलब 5 डिग्री तक इधर जा रहा है, पूरा जो एरिया है लगभग 20 to 25 डिग्री तक जा रहा है इधर, और यहाँ पर ये जब सिंक करेगा तो ये भी साउथ की तरफ जा रहा है, दैट इज अबाउट 20 डिग्री साउथ। तो लगभग 40 to 50 डिग्री एरिया लैटिट्यूड ये कवर करता है, और इसमें क्या हो रहा है कि दिस क्रिएट अ वेरी एक्यूट लो प्रेशर हियर। यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट करता है, और विंड को यहाँ से ये ले जा रहा है अफ्रीका कोस्ट पर। जब ये विंड सिंक करती है तो अपने साथ बहुत सारे विंड को लेता हुआ फिर से इसी लो प्रेशर की ओर बढ़ता है, दैट रिजल्ट्स इनटू मॉनसून। तो ईस्टर्ली जेट is quite we can say the motor, the engine behind our monsoon. Such easterly jet produces is outcome of low pressure, and this transports immense amount of air from plateau of Tibet to the part of Africa, or this high pressure eventually प्रोड्यूसेस द मॉनसून विंड। तो यही फाइनली मॉनसून विंड प्रोड्यूस करता है। ये डायग्राम हमें इसको लिखने के साथ बनाना होता है। अब whenever this easterly jet is being disturbed, is being suppose challenged by multiple factor, be it El Nino, La Nino, सोमाली करंट, तब हमारा मॉनसून खराब हो जाता है। कुल मिला के ये डायग्राम के साथ आप ईस्टर्ली जेट को इतनी बातों को लिख सकते हो। अगेन जो लास्ट है वो हमारा है सोमाली जेट। तो वेयर दिस फाउंड, तो हियर द डायग्राम ऑफ सोमाली जेट, यही है सोमाली जेट। सोमाली जेट इज द ओनली लो लाइंग जेट रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय हुम, तो दैट इज फाइंड लेटर। ये पर्सन का ही नाम था, जेम्स फाइंड लेटर। तो इसी ने इसको खोजा है सोमाली जेट को, और सोमाली जेट ब्रिंग्स दिस ह्यूज एयर फ्रॉम अफ्रीकन कोस्ट टू द पार्ट ऑफ इंडिया, और यही मॉनसून लाता है। तो हम एक कह सकते हैं कि कंबाइंड इंपैक्ट ऑफ पोलर द ईस्टर्ली जेट एंड सोमाली जेट इज आवर मॉनसून। तो इस तरह से मॉनसून में इन चारों को बताना है, तब ये आपका आंसर पूरा होगा। जेम्स फाइंड लेटर ने इसको डॉक्यूमेंट किया, बताया। तो दिस वे यू शैल राइट अबाउट दीज थिंग्स, और ये हमारा वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट है, और ये शिफ्टिंग ऑफ जेट स्ट्रीम दिखा रहा है। तो जब कभी जेट स्ट्रीम शिफ्ट करेगा, खासकर पोलार वाला, तो सेल्स जो यहाँ पे बनते हैं
अब पढ़ा होगा आपने, फेरल सेल है, यहाँ पे हमारा हेडली सेल बन रहा है और ये पूरा पोलार सेल। तो विथ शिफ्टिंग सेल द पोजीशन ऑफ मॉनसून विंड इवन जेट स्ट्रीम चेंजेस, और उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप जेट को बताओ, उसके साथ उसके इम्पैक्ट को बताओ, डायग्राम बनाओ और राइट दिस आंसर। कोई डाउट हो तो फिर से ओपन है, पूछ लेना है इसमें। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियस टाइप ऑफ लैंडफॉल फॉर्म अंडर कास्ट टोपोग्राफी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने इसका आंसर अच्छा भी लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। हाँ, ये अलग बात है कि सबने चैट जीटीपी वगैरह, तो चैट जीटीपी का यूज करना बहुत अच्छा है, कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि चैट जीटीपी में हमको एक अच्छे वर्ड्स मिल जाते हैं, एक डायरेक्शन भी मिलता है, तो अच्छी बात है, आप उसको करो। यूपीएससी ने ऐसा कहीं नहीं लिख रखा है कि यू आर बार्ड to utilizing the concept of chat gtp or so on। जितना पॉइंट्स वो मांग रहा है, we have to arrange from multiple sources, be our mind produces, be our sources, be our uh, technology, we shall collect all such point, जहां से भी हो रहा है we shall try to do so। अब आते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ लैंड फॉर्म अंडर कास्ट टोपोग्राफी। तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा है इसका। अगर मैं पहले स्ट्रक्चर बता दूं तो स्ट्रक्चर विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन पे काम करना है। इंट्रोडक्शन में आप कास्ट को बताओ और थोड़ा सा एक डायग्राम भी लेके आओ, अभी बताएंगे कौन सा डायग्राम बनेगा। एंड देयर आफ्टर जस्ट गो विद द लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म, अब डायग्राम, हाँ वन मोर पॉइंट, एसेंशियल कंडीशंस, थोड़ा एसेंशियल कंडीशंस पे भी काम करने की जरूरत है। तो अब आते हैं हम लोग कि कास्ट टोपोग्राफी होती क्या है, कैसे ये काम करता है। तो यू नो वेरी वेल, कास्ट टोपोग्राफी यूज टू रेफर सच अ लैंड फॉर फाउंड द एरिया covered with extensive limestone rock like dolomite limestone। तो बहुत ज्यादा जहां पे लाइमस्टोन के बेड होंगे, कुछ इस तरह से अगर हम एज्यूम करें, तो ऐसे वाले लैंड फॉर्म जहां पे बहुत ज्यादा लाइमस्टोन भरे पड़े हैं, वहां पर हमको कास्ट लैंड फॉर्म दिखाई पड़ते हैं। तो द टर्म इज वेरी इंटरेस्टिंग कि व्हाई दिस कॉल्ड कास्ट, व्हाई नॉट कॉल्ड limestone rainfall landform or all such। तो रीजन बीइंग कि देयर इज एन एरिया कॉल्ड कास्ट। कास्ट कहाँ पे है, तो जब आप यूरोप का मैप देखते हो तो दिस इज द पार्ट ऑफ इटली, ये इटली का पार्ट है। और इटली के आगे आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, इंक्लूडिंग विथ क्रोएशिया, हर्जेगोवानिया, बोस्निया। तो इन्हीं के पार्ट को ऑल टुगेदर कहा जाता है कास्ट। अर्लियर इट वाज ऑक्युपाइड बाय द कंट्री यूगोस्लाविया, कास्ट। तो कास्ट रीजन में क्या होता है कि जब कभी यहाँ पर रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल के साथ बहुत सारे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। तो जब रेनफॉल को देखते हैं, तो रेनफॉल इज काइंड ऑफ केमिकल कॉम्प्राइजेस कार्बन, कंप्राइजेज H2O क्या है, H2O। और H2O जब एयर के ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, तो दैट प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड, जिसको H2CO3 कहा जाता है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। नीड नॉट टू कीप इन माइंड, जस्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन। तो कार्बोनिक एसिड क्या है, तो दैट इज काइंड ऑफ डिसॉल्वमेंट, काइंड ऑफ मटेरियल दैट में डिसॉल्व द लाइमस्टोन रॉक। तो यही जब लाइमस्टोन रॉक में मिलता है कार्बोनिक एसिड, तो अब लाइमस्टोन रॉक बहुत तेज डिसॉल्व होने लगता है। इस प्रोसेस से जो हमारा सरफेस है, ये सरफेस, तो सरफेस पर भी बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं। और ये जो हमारा अंडरग्राउंड अगर इसको कहें, तो बिलो द सरफेस और अंडरग्राउंड ग्राउंड चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। सरफेस पे कुछ ऐसा पार्ट दिखेगा जहां पे बहुत सारा पानी एक ही साथ नीचे चला जाए, दैट इज कॉल्ड स्वैलो होल। सारा एक गड्ढा धीरे धीरे क्रिएट होगा और उसी में पानी भरेगा और वहां से पानी धीरे धीरे ड्रिप होता हुआ नीचे टपकने लगेगा। व्हेन सोलो स्वैलो होल बिकम्स लार्जर, जब ये बड़ा हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डोलाइन। डोलाइन का साइज बड़ा होता है तो वो पोलजे, पोलजे और बड़ा हो गया तो इसको युवाला। ऐसे इसके अलग अलग नाम आते हैं।
व्हेन सपोज वाटर आर ड्रेनिंग, तो वेरी रग्ड सरफेस केम इनटू एग्जिस्टेंस दैट इज कॉल्ड लेपीज। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ते हैं सरफेस। जब सरफेस पे जाते हैं तो यही जो ड्रिपिंग हो रही है वाटर की, इससे कई बार जो है वो निडल टाइप स्ट्रक्चर हमको छत से टपक लटके हुए दिखाई पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैग्लेक्टाइट। और जो नीचे लटके हुए दिखाई पड़ते हैं स्टैग्लेक्माइट। और रनिंग वाटर में क्रिएट हियर केव लाइक स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर आते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस इंटरेस्टिंग पिक्चर कि ऐसे यहाँ पर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। पानी जब नीचे आता है सिंक होल स्वैलो होल से, तो यहीं पर हम नीचे देखते हैं केव का फॉर्मेशन हो रहा है। और बहुत सारे अलग अलग निडल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखते हैं, दीज आर स्टैग्लेक्टाइट एंड स्टैग्लेक्माइट। तो इन्हीं चीजों को हमको लाइन बाय लाइन लिखना है। अब लाइन बाय लाइन लिखने से पहले हमको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि सच अ स्ट्रक्चर में इवॉल्व ओनली द एरिया characterized or where essential conditions exist। और कौन कौन से essential conditions हैं? वेरी फर्स्ट, एक्सटेंसिव लाइमस्टोन रॉक। अगर लाइमस्टोन रॉक नहीं है तो फिर वाटर नीचे उनका पर नीचे उसकी ड्रेनिंग होगी ही नहीं, वाटर मस्ट नॉट ड्रेन इनटू द रॉक्स। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो देयर मस्ट बी ज्वाइंट, रॉक जो है वो वेल ज्वाइंटेड हो। अगर ज्वाइंट नहीं होगा तो वाटर फिर इससे आगे उसकी लीकेज होगी ही नहीं, वाटर आगे जाएगा ही नहीं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे वेदर कंडीशन मस्ट वेट। अगर ड्राई वेदर कंडीशन है तो पानी होगा ही नहीं, और कुल मिला के एग्जिस्टेंस ऑफ लाइमस्टोन बेडरॉक मस्ट नॉट प्ले एनी रोल, कुछ भी रोल वो नहीं बना पाएगा। एंड लास्ट वन विल बी द स्लोप ऑफ ग्राउंड सर्विस। जो ग्राउंड सरफेस है इसका स्लोप कम से कम जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उससे ऊपर हो, ओनली देन वाटर में ड्रेन डिप, तभी वो नीचे जाएगा डिप करेगा। तो ये चार कंडीशंस हैं, वी शैल ऑलवेज कीप इन माइंड दीज कंडीशंस। अब इसके बाद आपको बताने हैं लैंडफॉल। यहाँ पे अच्छा मैंने वो ऐड नहीं किया है, हाँ ये रहा एसेंशियल कंडीशंस। तो इस एसेंशियल कंडीशंस को आप डायग्राम वगैरह में बना सकते हो, एसेंशियल कंडीशन। और एसेंशियल कंडीशंस को इस तरह से डायग्राम पे आप चार्ट पे चारों को बता देना है। एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइमस्टोन रॉक, रॉक मस्ट बी वेल ज्वाइंटेड, एरिया सब्जेक्ट टू एनफ रेनफॉल, रॉक शुड बी एबव ग्राउंड वाटर टेबल। और उसके बाद चीजों को बतानी है, वन बाय वन लिखना है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट कि भाई लैंडफॉर्म कौन होंगे। तो यू शैल कैटेगराइज लैंडफॉर्म इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, दो बड़ी कैटेगरी में लेना है, सरफेस लैंडफॉर्म एंड सब सरफेस लैंडफॉर्म। ऐसे हेडिंग बना देना है लैंडफॉर्म। तो सरफेस लैंडफॉर्म और यहाँ पे लिखना है उसको, और सब सरफेस लैंडफॉर्म यहाँ पे वन बाय वन मतलब लिस्ट करने हैं कॉपी में आगे। और बहुत ज्यादा नहीं, यू शुड ट्राई टू राइट जस्ट अबाउट वन लाइन, एक लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। जैसे लेपीज, तो लेपीज आर रग्ड surface where such a erosive landform found। सिंक होल, अब एक एक करके इनको इस तरह से, ये डायग्राम भी है, ऐसे डायग्राम होते हैं, सिंक होल, स्वेलो होल, डोलाइन, युवाला, पोलजे, ये सब। तो एक एक लाइन में इनको, सिंक होल सर्कुलर डिप्रेशन फॉर्म बाय द कोलैप्स ऑफ अंडरग्राउंड कैविटीज, और सर्कुलर डिप्रेशन आउटकम ऑफ ग्राउंड वाटर, आउटकम ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, ऐसा लिख सकते हैं। स्वेलो होल, स्वेलो मतलब निगलना, ओपनिंग ऑफ द सरफेस वेयर वाटर ड्रेन्स थ्रू, जहां से वाटर नीचे जाता है। पेवमेंट, पेवमेंट क्या होता है? तो वही रग्ड सरफेस, जो ऊपर वाला लेपीज है उसी तरह से ये ऊपर वाला सरफेस बनता है, दैट इज वेरी फ्लैट एक्सपोज्ड लाइमस्टोन रैक फिर विथ क्रैक एंड ब्लॉक्स। पोलजे, एक्सटेंसिव डिप्रेशन फिल्ड बाय सैलो वाटर। डोलाइन, तो पहले बना हमारा यू वाला, फिर डोलाइन, फिर पोलजे, और इस तरह से एक एक करके सबको बता देना है। डायग्राम एक ही ड्रॉ करना है सरफेस के लिए और सब सरफेस के लिए। सरफेस के लिए ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और सब सरफेस के लिए भी ऐसा ही कोई एक डायग्राम हम लोग
बना सकते हैं, कुछ इस तरह से इनको दिखा सकते हैं कि दिस वे वाटर ड्रेनिंग एंड दिस इज केव, ऐसा कुछ बना के स्टैग्लेक्टाइट और स्टैग्लेक्माइट। तो डायग्राम बनाना है, विदाउट डायग्राम यू विल नॉट गेट द आइडियल मार्क्स। तो इस तरह से बनाते हुए इसको शो कर देना है कि भाई ये चीजें हो रही है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिंग आउट द डिस्टिंक्शन between the continental drift theory and plate tectonic theory. That is interesting question, and again that is easy to understand, easy to articulate. बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आई थिंक यू ऑल हैव read दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ड्यूरिंग माय इवन क्लासेस, जो मैंने जीएस वाली क्लास करवाई थी उसमें भी था बहुत ज़्यादा, कि इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। अल्फ्रेड वैगनर came forward and he challenged the existing pre-existing narrative about the continent and ocean। और इस आदमी ने पूरे कॉन्टिनेंट एंड ओशियन को जो थ्योरी थे उसको चैलेंज किया, और इसने कहा कि भाई ऐसा है कि आवर कॉन्टिनेंट आर नॉट स्टेशनरी, रेदर दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक जगह पर स्टेबल नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो यहाँ से वहाँ ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अर्लियर ही वॉज चैलेंज्ड, बहुत चैलेंज हुआ। तो सो दैट ही कलेक्टेड सेवरल एविडेंस विथ सपोर्ट ऑफ हिज ओपिनियन, हिज थॉट, बहुत सारे थॉट्स भी वो लेके आया और बताया चीजों को। बाद में हम देखते हैं कि द थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वैगनर वर फॉल्टी, उसमें दिक्कत थी क्योंकि वो उस फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था जिससे आखिर कॉन्टिनेंट शिफ्ट कर रहे थे। तो ये सारी कहानियों को आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सॉल्व करता है, और फाइनली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन हाउ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन केम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे ये आया है। तो लेट अस डिस्कस हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे इसको अप्रोच करना है। तो देखो, जहां पर डिस्टिंक्शन टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं तो बेस्ट वे तो ये होता है कि इंट्रोडक्शन एक बना लो, और इंट्रोडक्शन में दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, जैसा पहले भी डेविस बैंक में देखा, और चीजों को स्टार्ट कर देंगे हेडिंग वाइज। पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, जैसे इंट्रोडक्शन यहाँ पे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर challenge the pre-existing narrative about formation of continent and ocean and forwarded a revolutionary idea of drifting continent। कुछ ऐसा बन सकता है, बहुत आसान वर्ड है। while plate tectonic theory regarded as the great scientific achievement came into existence during 1960s, and this is the joint work of, अब दो तीन के नाम लिख लो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कौन कौन है। तो जो मॉर्गन था, मॉर्गन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वाइल द टर्म प्लेट वर गिवन बाय टूजो विल्सन, जॉन टूजो विल्सन। तो इस तरह से यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन में कब आया है, किसने दिया है, नाम वगैरह को बता देना है। उसके बाद अब डिटेलिंग नहीं करनी है, थ्योरी को सीधा लिखना है। डिफरेंस या ये वाला जो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसी को उतार लेना है। डिफरेंसेस या डिस्टिंक्शन बिटवीन सीडीटी रेफर्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड पीटीटी, ये दोनों पे आना है। अब आओ एक एक करके चीजों को समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन में इतने सारे वर्ड्स आ जाएंगे, प्रपोज्ड बाय वेगनर, और ये प्रपोज्ड बाय मॉर्गन, पार्कर एंड इवन जेटी विल्सन। अब आते हैं हम लोग कि इसको कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले दोनों के मैकेनिज्म को समझें, और एक जो एक हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसको लिखना पड़ेगा। तो पहला हेडिंग बनाएंगे हाइपोथेसिस या मैकेनिज्म या कोर आइडिया। क्या डिफरेंस है? तो कोर आइडिया में अगर देखो तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के टेलर कह रहे हैं कि भाई अर्लियर इंटायर कॉन्टिनेंट ओवर यूनाइटेड टुगेदर, सब एक जगह पे हुआ करता था, एंड द सुपर कॉन्टिनेंट वर कॉल्ड पेंजिया, सराउंडेड बाय पेंथालासा। हियर द पिक्चर, आगे पिक्चर है इसका। अच्छा, पिक्चर इसका यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत कॉमन है, पेंथालासा।
पेंथालासा, इसके चारों तरफ कौन था? पेंथालासा. व्हाट वैगनर फॉरवर्डेड, वैगनर से दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू टाइप ऑफ फोर्सेस. कौन से फोर्सेस थे? तो एक था फोर्स हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ और दूसरा था टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून. तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइडल फोर्स एंड द tidal force of sun and moon and the rotational force of earth, Pangaea broke apart into Gondwana land and Angara land, and thereafter what happens? So several continents came into existence. What is the idea of plate tectonic? तो plate tectonic says कि भाई earth crust is consist of this way several type of plate. बहुत सारे plate हमारे अर्थ के क्रस्ट को बनाते हैं और यू हैव टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ वेरी सिंपल डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ आवर प्लेट. एक छोटा सा डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं प्लेट के बारे में कि इधर यहाँ पे हमारा एक बाउंड्री जो आ रही है इस दिस वे अर्थ क्रस्ट इस तरह से एक सिंपल डायग्राम यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से बहुत सारे प्लेटों को एक साथ दिखाते हुए. अर्थ क्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट एंड अर्थ क्रस्ट. तो प्लेट टेक्टोनिक दोनों डायग्राम यहाँ पे बनेगा. पहले पॉइंट के बाद मैकेनिज्म को बताते हुए कि एज पर द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अर्थ क्रस्ट इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लेट्स आर रिजिड slab of a rock moving continuously under the influence of convectional current. तो इस तरह से इसको बताना है पहले मैकेनिज्म का. अब दूसरा चलेंगे जो डिफरेंस आ रहा है इसका मैकेनिज्म क्या था? तो इसका मैकेनिज्म था कि भाई पेंजिया पेंथालासा टूटा क्योंकि हमारा रोटेशनल फोर्स काम कर रहा है और हमारा टाइडल फोर्स काम कर रहा है. इसका मैकेनिज्म क्या है कि अर्थ के जो अपर क्रस्ट का पार्ट, लोअर क्रस्ट और मेंटल का पार्ट है दैट इज ऑफ प्लेट्स, और ये सारे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किससे? तो हमारे जो इंटरनल कन्वेक्शन करंट आ रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. अब दूसरा चलते हैं. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फिर से हाईलाइट करो मूवमेंट. तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है दैट से कि बोथ आवर ओशियन एज वेल एज आवर कॉन्टिनेंट सब्जेक्ट टू ड्रिफ्ट, दोनों ही ड्रिफ्ट कर रहा है. कॉन्टिनेंट भी शिफ्ट होता है, उसका भी चेंज हो रहा है, डिफॉर्मेशन होता है कॉन्टिनेंट का भी. वाइल वैगनर सेज दैट ओनली कॉन्टिनेंट इज मूविंग अपार्ट, ये अलग अलग हो रहे हैं. कौन? तो कॉन्टिनेंट हो रहे हैं. अगेन अब आते हैं कि एविडेंसेस हमको कहाँ कहाँ पे मिलते हैं. तो वैगनर ने भी बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए दिस वे. वैगनर ने बहुत अच्छा, आगे भी एक और थ्योरी है, इस पे एक और क्वेश्चन है जहां मैंने रख रखा है उसको. हाँ ये देखो वेगनर वाला. तो वेगनर के जो एविडेंसेस रहे वो एविडेंसेस बहुत सारे रहे वेगनर से कि भाई जिग्सॉ फिट इज हियर, सारे कॉन्टिनेंट को मिलाया जा सकता है. अगेन द फॉसिल्स एविडेंसेस ही कलेक्टेड, हर जगह से उसने जो था मेसोसोरस जो है, मीसोसोरस हमारा अफ्रीका और साउथ अमेरिका में मिलता है. अगेन जो हमारा ये ग्लोसेप्टेरस है उसके एविडेंस मिलते हैं. इवन हमारे जो टिलाइट हैं ग्लेसिएशन के एविडेंस हैं. लेकिन प्लेट टेक्टोनिक क्या कहता है? तो प्लेट टेक्टोनिक सपोर्ट्स आइडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग. जो हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा था उसके एविडेंसेस को ये लेके आता है. इवन दिस जस्टिफाई क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, शिफ्टिंग ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पोल. जो हमारा जो मैग्नेटिक पोल है, मैग्नेटिक पोल इज सब्जेक्ट टू शिफ्ट. तो इन सारे एविडेंस को लाके देता है और साथ में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इनको भी एक्सेप्ट करता है. तो बहुत सारी चीजें अलग अलग दिख रही हैं, फोर्सेस अलग दिख रहा है, मैकेनिज्म अलग दिख रहा है, टाइम पीरियड अलग था. एज फार एज जस्टिफिकेशन, एज फार एज क्रिटिसिज्म इज कंसर्न, तो देखो जो हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था, लेटर दिस थ्योरी वर क्रिटिसाइज वाइडली, बहुत ज्यादा इसकी क्रिटिसिज्म हुई. हर जगह पे टेलर को लेके वेगनर को लेके सब सामने आए और क्रिटिसाइज करने लगे क्योंकि उनका जो फोर्स था दैट इज इनसफिशियंट. लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की भी क्रिटिसिज्म हुई, ऐसा नहीं था, क्योंकि इंटरप्लेट वॉल्केनो, इवन ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ अफ्रीकन प्लेट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट इज
स्टिल अनसॉल्व्ड। तो इनकी भी आलोचना है, बट मोर और लेस दोनों में एक कोरिलेशन है। और कोरिलेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ों को वन बाय वन आप लिखो, इसके बारे में बताओ, और फाइनली व्हाट वुड बी कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कंक्लूजन, तो इन कंक्लूजन यू शैल हाईलाइट कि दो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस between the continental drift theory and the plate tectonic theory, but the fact is that both are interrelated. Continental uh, drift theory has given insight, has given the idea, has collected the fact over which finally the plate tectonic theory evolve developed. तो इस तरह से कोरिलेशन पे जाके हमको कंक्लूजन को एंड करना चाहिए। दैट विल बी द बेस्ट वे टू हैंडल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो, अब दिक्कत आ रही होगी तो फिर से आई एम वेरी ओपन टू यू। जहां भी कहीं दिक्कत आएगा वी शैल डिस्कस ऑल सच पॉइंट एज अर्ली एज पॉसिबल, क्लास में भी, क्लास के बाद भी। चलो अब आते हैं, दिस विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इवेपोरेशन इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब देखो, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इवेपोरेशन को खासकर पूछा गया है, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू हिट इवेपोरेशन डायरेक्टली। इसको सीधा अटैक करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इंट्रोडक्शन में जाएंगे, और इंट्रोडक्शन में यू शैल राइट अबाउट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को आपको पहले तो यहां पे बताना है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल are fundamental for existence of life on earth. Water flow through this cycle from ocean to atmosphere and comes in form of rainfall over land and support uh, biodiversity on earth. So that is the nature of our hydrological cycle. और यहाँ पर आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, दैट इज क्वाइट इजी टू ड्रॉ। इस तरह से मैं यहाँ पे पहले इसको मिटा दूं, फिर उसके बाद बताऊं कि हाउ टू ड्रॉ। देखो, ज्योग्राफी में ये बात ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी इज नॉट अबाउट द वर्ड्स। इसको वर्ड से कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है डायग्राम से। जितना डायग्राम बनाओगे यू विल गेट द मोर मार्क्स। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दैट इज द पार्ट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, देयर आफ्टर such evaporated water vapor condense and that form clouds, so that is the phase of condensation. Again, cloud drift in a sky under the influence of the wind, or this yield a rainfall, or finally a rainwater runs through the river, drains into ocean. That is the cyclic process here. अब देखो, यहां पर पहले आपको तो ये डायग्राम देना है, इस पर आपको काम करना है सून आफ्टर एक्सप्लेनिंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा यहां तक। अब इंट्रोडक्शन के बाद आओ और रोल ऑफ इवेपोरेशन। रोल ऑफ इवेपोरेशन, अब इवेपोरेशन का क्या रोल है, वी शैल डिस्कस वन बाय वन विथ फैक्ट एंड विथ डायग्राम। और क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है कि देखो, अगर इवेपोरेशन नहीं होगा तो क्या होगा। इतनी ही बातों से समझ में आ जाएगा रोल ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है। कि इवेपोरेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, एंड क्लाउड yields a rainfall. A rainfall supports crop cultivation, biodiversity, plant growth. Even drinking water we extract from such pond or lake outcome of rainfall. तो सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड हैं। अब इनको यहाँ पर वन बाय वन बताने हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड यहाँ पे बताना है, रेनफॉल पे डिस्कस करना है आपको। अगेन इसके साथ आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज जुड़ते हैं। अब ये तो पहला प्राइमा फेसी देख के भी पॉइंट निकल सकते हैं। अब आगे क्या हो रहा है कि देखो, दिस वे देयर इज अ ट्रांस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट
गोइंग ऑन, हीट भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कैसे? तो ओशियन जब बहुत गर्म हो रहा है तो वाटर वेपर क्रिएट हो रहा है और वो लैटेंट हीट को लेता हुआ एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो ओवरऑल जो ओशियन का बैलेंस टेम्परेचर है दैट इज आउटकम ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन। हायर द इवेपोरेशन द मोर एडिक्वेट टेम्परेचर ऑफ द ओशियन, टेम्परेचर उसका मेंटेन रहेगा, एडिक्वेट बना रहेगा। तो ये क्या कर रहा है? तो हीट बैलेंस में भी बहुत हेल्प कर रहा है। अगेन हमारे जो रिवर्स हैं, तो क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन इज द रिवर्स। अगेन दिस इवेपोरेशन सपोर्ट्स फ्लोइंग रिवर। अगेन इसी में आओ कि हम लोग इसी से फॉग और मिस्ट और जो हमारे और भी तरह के जो बन रहे हैं हमारे कंडेंसेशन से एटमॉस्फेरिक फेनोमेना दैट इज आउटकम ऑफ द इवेपोरेशन। तो सब पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखना है। प्राइमरी वाटर ट्रांसफर, एनर्जी एक्सचेंज, एटमॉस्फेयर वाटर बैलेंस करता है, हाँ सैलिनिटी को भी कंट्रोल करता है। विथ हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन सैलिनिटी ऑलवेज इंक्रीजेज इन ओशियन, क्योंकि पानी तो उड़ जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीजों को इंक्लूडिंग विथ इकोसिस्टम आपको वन बाय वन लिखने हैं एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर आंसर। आई थिंक दिस विल बी द इजियर वन, आसानी से इसको कर पाएंगे। अब आते हैं आगे जो और आसान है। वन कैन राइट दिस, बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। विच फैक्टर, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। विच फैक्टर impact ocean current formation and how do they influence climate in different part of world? तो आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दिस क्वेश्चन। इस पे कुछ ज्यादा कहने सुनने की बातें नहीं है, मैं बेसिक बात करूंगा केवल कि इंट्रोडक्शन एक आना चाहिए और इंट्रोडक्शन में यू शुड राइट अबाउट ओशियन करंट। ओशियन करंट पे इस पे डिस्कस करना है कि ओशियन करंट क्या है। तो ओशियन करंट आर द मूवमेंट ऑफ इमेंस अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर इनटू वेल डिफाइंड डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, सिंपल है। दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट, टेम्परेचर, हीट of the affected region, and they transports or they maintains earth बैलेंस, अर्थ लैटिट्यूडनल बैलेंस। तो इस तरह से एक इंट्रोडक्शन अच्छा सा बना देना है। अब अगर इसको और लिखना है, इसमें इतना ही इंट्रोडक्शन करेंगे। देयर आफ्टर कम टू नेक्स्ट पार्ट, इम्पैक्ट ऑफ ओशियन करेंट। सीधा आ जाओ मेन बॉडी। मेन बॉडी फैक्टर इम्पैक्ट ओशियन करंट, मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में आपको सीधे चलना है, फैक्टर इम्पैक्ट ओशियन करंट। तो एक यहाँ पे आप चार्ट पहले ड्रॉ करो, चार्ट ड्रॉ करो। और यू नो वेरी वेल देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ फैक्टर। दो कैटेगरी है फैक्टर के। एक ऐसे फैक्टर हैं, आई एम टेकिंग हियर फैक्टर ए, जो डिटरमाइन करते हैं ओशियन करंट के फॉर्मेशन को, और एक ऐसा है दैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ ओशियन करंट, दैट में से फैक्टर बी। तो ऐसे फैक्टर्स को यहाँ पे लिस्ट करके एक बना लेना है और वन बाय वन उसको लिखना है। लाइक सपोज हीटिंग ऑफ द वाटर नियर इक्वेटर। इक्वेटर पर अगर वाटर हीट करता है तो क्या होता है, जैसे बर्तन में रखा हुआ पानी खौलने लगता है, वैसे ही इक्वेटर पर ओशियन का पानी खौलने लगता है। वाटर इन ओशियन स्टार्ट्स बॉइलिंग और सी लेवल राइज करता है, जिससे यहाँ पर वाटर का फ्लो स्टार्ट होता है। दैट इज काइंड ऑफ ट्रिगर मैकेनिज्म। अगेन रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये जो पूरा पानी है, खौलता हुआ पानी, दैट डू नॉट मेंटेन्स देयर वेलोसिटी विथ रोटेटिंग अर्थ, वो साथ में घूम नहीं पाता है और वो उल्टा घूमना स्टार्ट करता है, जिससे फॉर्मेशन होता है इक्वेटोरियल करेंट का। अब यहीं पे थर्ड आप दे सकते हो कोरियोलिस फोर्स। तो व्हाट कोरियोलिस फोर्स डज, या कोरियोलिस फोर्स आगे लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे। और उसके बाद हम तीसरे फैक्टर्स को लेते हैं, दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस। जब
पोलार एरिया में आइस मेल्ट होता है तो दैट प्रोड्यूसेस कोल्ड वाटर। अगेन यहां पे हम मेल्टिंग ऑफ आइस, और एक और पॉइंट लेंगे, पाइलिंग ऑफ वाटर, पाइलिंग ऑफ ऑफ वाटर। पाइलिंग ऑफ क्या है, या इसी को दूसरा वर्ड ले लेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, कि देखो हो ये रहा है कि किसी भी लैंड के आसपास, कॉन्टिनेंट के पास, जब हमारा इक्वेटोरियल करंट बहुत सारा पानी लेके आता है, तो सम वाटर कोलाइड्स विद द कॉन्टिनेंट एंड मूविंग बैक, कुछ पानी बैक रिटर्न होता है, दैट इज कॉल्ड काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो दिस वे वी हैव 4 or 5 फैक्टर एंड दैट causes formation of ocean current। और फैक्टर बी में जैसे देखें तो शेप ऑफ कोस्ट, लाइक यू नो कोस्टल, आ जाओ पिक्चर से भी ले लेते हैं, शेप ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट। तो नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट इज दिस वे, व्हेन वाटर इक्वेटोरियल करंट कोलाइड हियर, दिस tears apart into two branches. The very first is called the Caribbean current and second one is called Brazil current। तो ऐसे अलग अलग हो जाता है। तो शेप ऑफ कोस्ट है, चेंज इन सीजन। अब सीजन में चेंज होने से क्या होता है, आप देखो इंडिया में कि ड्यूरिंग समर सीजन दिस वे the ocean currents come, that is called southwest monsoon current. During winter season the ocean current changes. So these are the factor that determines the direction of the ocean current. So you have to write about these ocean current, and here I have collected the points। यहाँ पे ये सारे points हैं जो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिख रहे हैं। प्राइमरी फैक्टर इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ वाटर, रोटेशन ऑफ अर्थ, इवन विंड फ्रिक्शन, इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर और मेल्टिंग ऑफ आइस, हीटिंग ऑफ वाटर, direction, shape and coast, that is the secondary factor, evaporation, precipitation, salinity, even change in the season। so these are the फैक्टर दैट डिटरमाइंस द ओशियन करंट। और एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करना है, दैट विल बी एनफ। अब आ जाओ कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। अब हाउ दे इन्फ्लुएंस, तो आप इस पूरी बात को देखो, 20 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो यू शुड एज्यूम कि 350 वर्ड सच अ क्वेश्चन रिक्वायर्स। 350 वर्ड तो आपको इस पे लिखने ही पड़ेंगे कम से कम। तो व्हाट आई सेड, यू शुड write all such point about 150 word। इन 150 वर्ड्स में इसको लिखना है। नाउ मेक सेपरेट हेडिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट। अब देखो क्लाइमेट के इम्पैक्ट को समझने के लिए फिर से एक वर्ल्ड मैप की जरूरत पड़ेगी, और ये बहुत आसानी से सबको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज फेनोमेना, कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। और डायग्राम जितना बनाओ ज्योग्राफी में, आई एम सेइंग सिंस बिगिनिंग कि भाई ज्योग्राफी इज नॉट अबाउट द वर्ड्स, दैट इज अबाउट योर diagram, about your understanding, and all these are the part of geography। यहाँ पे ज्योग्राफी में इस तरह से जितने डायग्राम बनाओ you will get more marks, इस तरह से। और बहुत ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल शार्प मैप बनाना है, जस्ट ड्रॉ दैट appears like वर्ल्ड मैप। एक रफ वर्ल्ड मैप यहाँ पे हमको दिख रहा है, और इस तरह से हम लोग वर्ल्ड मैप बना लेंगे। अब देखो इन्फ्लुएंस कहाँ है। नाउ टेक फर्स्ट कोल्ड करंट, ये कोल्ड करंट के लिए। तो वेयर एवर कोल्ड करंट ब्लो, लाइक सपोज दिस इज पार्ट ऑफ पेरुवियन करंट, यू नो हियर अटाकामा डेजर्ट लाइज, कैलिफोर्निया करंट इज हियर, मोजेव डेजर्ट इज हियर, द कनारी करंट इज हियर, सहारा आउटकम, बेंगुएला करंट इज हियर, द Namib Desert and Kalahari Desert is here. West Australia current is here. So Victoria Desert is here. The very known fact is that wherever cold ocean current blow, they drops the temperature, they downs the temperature, resultant climate becomes dry
become the conditions or experiences the condition devoid of rainfall, कोई वर्षा वहां पे नहीं होती है। अब आते हैं कि वार्म का क्या है। तो जहां कहीं वार्म करंट है दैट इंक्रीजेज द टेम्परेचर, दैट इज द गल्फ स्ट्रीम। हियर टेम्परेचर increased by Norwegian current, और अगेन दिस पार्ट जापान, दैट इज क्यूरोसीवो। तो जहां कहीं भी वार्म ओशियन करेंट होंगे, ब्राजील करेंट, हियर दैट इज अगुल हास करेंट, what they does, they increases the temperature and change climate into favorable conditions। तो यहाँ पर क्लाइमेट कैसे हो जाएंगे, फेवरेबल हो जाएंगे। इवन एग्जांपल इज अलास्का करंट, तो मेक्स दिस एरिया लिवेबल। तो ऐसा इंपैक्ट दिखा अबाउ क्लाइमेट। सबसे पहला तो कोल्ड करंट changes the climate condition into severe condition, while warm ocean current brings warm uh, heat to the cold region, and this way climate affects get affected। अगेन आओ कि भाई रेनफॉल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखो जहां भी कोल्ड करंट होंगे वहां पे रेनफॉल नहीं होगा, जहां वार्म करंट है वहां पे रेनफॉल दिखाई पड़ेगा। अगेन अगर आओ हम आते हैं कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ देखें, टेम्परेचर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो टेम्परेचर तो पहले ही डिस्कस कर लिया, रेनफॉल पे कर लिया। अदर वेदर कंडीशन लाइक फॉग का क्रिएशन हो रहा है। तो यस, वेयर एवर कोल्ड करेंट एंड वार्म करेंट मिक्सेस, डेंस फॉग फॉर्म्स। यहाँ पे डेंस फॉग मिल रहा है, जिससे हम देख रहे हैं कि कई बार जो हमारे सिप हैं वो भी कोलाइड कर जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस को यहाँ पे हाईलाइट करना था, और दिस वे यू विल गेट द मार्क्स, और एक एक करके इसको रखना था। वर्ल्ड मैप देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि शुड आई ड्रॉ वर्ल्ड मैप और नॉट। तो वर्ल्ड मैप तभी बनाओ जब आपको लग रहा है कि यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट मैप। अदरवाइज अगर वर्ल्ड मैप नहीं बनाने आ रहा है तो कोई बात नहीं है, उसके लिए भी मैप छोड़ना नहीं है। आप सेक्शनल डायग्राम बनाओ। सेक्शनल डायग्राम का मतलब ये हुआ कि सबसे आसान है हमारा, या तो अफ्रीका बना लो या साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को कुछ ऐसे हम लोग बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज इजी टू ड्रॉ हियर, कि ऐसे भी अगर बना दिए तो साउथ अमेरिका की पूरी कहानी बन जाएगी। और इधर आप इसमें दिखा दो पेरुवियन करंट, इधर दिखा दो हमारा ब्राजील करंट, दैट इज वार्म करंट, दैट इज कोल्ड करंट। यहाँ पे डिजर्ट आप दिखा सकते हो, यहाँ पे हमारा ग्रीनिश एरिया है, इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोल्ड फॉकलैंड करंट है, इसको दिखाओ। यहाँ पे हमारा पैटागोनिया डेजर्ट है, और इस तरह से इसको बॉक्स में डालो। अब एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि यू आर एबल टू हिट द क्वेश्चंस, द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। तो ये तरीका ज्योग्राफी में ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है, और इस तरह के क्वेश्चंस पे जितना काम हो उतना करना है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग। एक्चुअली आज बच्चे भी नहीं हैं, तो वन साइड अप्रोच लग रहा है मेरा। जो भी बातें मैं कह रहा हूँ वैसा लग रहा है कि मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ, तो दैट बिकम वियर्ड। आपको कोशिश करना है कि क्लास के टाइम में थोड़ा सा पंक्चुअल हो जाओ, क्योंकि देखो डाउट और क्वेरीज आई एम ट्राइंग टू सॉल्व एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सकता है उसको मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर भी वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि नहीं सर, आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट राइट, अब मैं सही से समझ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो उसके लिए क्लास सेशंस ओपन है, और देयर आफ्टर आई विल ट्राई टू शेयर सम मॉडल आंसर एज वेल, सो दैट यू विल बी एबल टू राइट। और उसमें कोशिश करना है लिखने का, समझ में आना अलग बात है, क्लास में नहीं होना पढ़ना। हाँ, एक और बात मैं जाते जाते शेयर करूंगा कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और फर्स्ट पेपर आपने करा है, तो ये किताब सब लोग खरीद लें। एक क्विक रिवीजन इस पे, आपके सिलेबस में जो भी लिखा हुआ है उसके लिए इस बुक को जरूर पढ़ें। जो भी नोट्स बनेगा या मैं जो शेयर करूंगा उसमें कोशिश करूंगा इसकी चीज़ों को आ जाए, तो दैट विल बी योर बेस बुक। फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह, आगे चलकर इस पे अगली क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ये बुक सबके पास होनी चाहिए, मीन्स इससे आएगा। इस किताब को अगर नहीं पढ़ा, नहीं खरीदा है, तो मस्ट परचेज दिस बुक। और इसी से हमारा जितना भी, चाहे वो ओशियनोग्राफी हो, जियोमॉर्फोलॉजी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, या फिर जो हमारे
एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के सेगमेंट हैं वो कवर होते हैं। तो यू शैल कीप इन माइंड कि सारी काम करिए आप, चैट जीटीपी करिए, गूगल पे सर्च करिए, विकिपीडिया पढ़िए, लेकिन साथ में जो बेस बुक है उसको भी फोकस करना है। एंड दिस इज द काइंड ऑफ मस्ट हैव बुक। ज्योग्राफी जिस तरह से लक्ष्मीकांत पॉलिटी में पढ़ा जाता है, वैसे ही मेंस के बच्चे इस किताब को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन बचे हैं, आई विल डिस्कस ऑल सच क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लासेस। अगली क्लास में सबको डिस्कस करेंगे, और पॉइंट्स को बस दिमाग में रखना है और लिखो। जिनका भी टेस्ट नहीं हुआ है पीछे, वो ट्राई करो, दोबारा लिखें, थोड़ा पढ़ लें उसको। यहाँ पे गाइडलाइंस दिए हुए हैं, अगर वो फॉलो समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर से क्लास के साथ पूछो, बात करो, कवर करते हैं उसको। ठीक है।